नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम करने वाला एक डिपार्टमेंट, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, उनके द्वारा नवंबर मंथ की एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसमें ये बताया कि जिस तरीके से हमारी जीडीपी ग्रोथ डिक्लाइन कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है। आरबीआई के द्वारा जो पॉलिसी रेट फिक्स की जाती है ना, उसको अभी भी रिलैक्स नहीं किया गया। क्योंकि आप देखते हैं कि पिछले 11 मीटिंग्स के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने लगातार आरबीआई की पॉलिसी रेट को 6.5% पे फिक्स कर रखा है। अब आपको ये तो ध्यान ही होगा कि मार्केट में लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए, दैट मींस फ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल करने के लिए, आरबीआई रेपो रेट जैसी पॉलिसी रेट्स को यूज करता है। अब यहां पर अगर पॉलिसी रेट ज्यादा होती है तो मार्केट में भी फिर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाती हैं और लोग जो क्रेडिट लेते हैं ना, वो कहीं ना कहीं महंगा हो जाता है। तो ऐसे में ये जो लिंक बन रहा है, यहां पर फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो ये कि यहां पर ये जो पॉलिसी रेट आरबीआई ने हाई बनाई हुई है, इसके लिए हमने कई बार रिक्वेस्ट कर दी कि इसको रिड्यूस करो, इसको रिड्यूस करो, पर अभी तक इसको रिड्यूस नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि लोगों के हाथों में पैसे का जो सर्कुलेशन है वो रुक रहा है और उसका नतीजा ये हो रहा है कि डिमांड रुकी हुई है और जीडीपी ग्रोथ पर भी इसका असर पड़ रहा है। तो ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन के साथ साथ में आरबीआई के भी अपने खुद के आर्ग्यूमेंट्स हैं। देखो, आरबीआई को गवर्नमेंट की तरफ से सीधा टारगेट दिया हुआ है कि आपको 4 ± 2% की रेंज में इन्फ्लेशन रेट को रखना है। बट अभी आप देखें तो यहां पर इन्फ्लेशन कितनी चल रही है, 4% से ज्यादा की रेंज में जा रही है, जो कि मोर और लेस आरबीआई की टॉलरेंस रेंज में है। बट यहां पर आरबीआई के ऊपर बर्डन भी है कि आप इन्फ्लेशन को कंटेन करो। और इन्फ्लेशन का मतलब सिंपल है कि एक तरफ डिमांड है तो दूसरी तरफ सप्लाई। अगर दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम है तब तो देखो सब कुछ सही चलता है। बट अगर डिमांड बढ़ गई तो भी महंगाई बढ़ती है, जिसको इन्फ्लेशन बढ़ना बोल देते हैं, और अगर सप्लाई घट गई तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। बट आप ध्यान रखें, आरबीआई के हाथ में केवल और केवल डिमांड को रेगुलेट करने का ही पावर होता है, क्योंकि सप्लाई जो है वो तो बहुत सारे सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करती है। जैसे कि अभी बहुत सारे वॉर्स चल रहे हैं। रशिया यूक्रेन वॉर तो कितना लंबा टाइम बीत चुका है। इजराइल ईरान और ईरान के प्रॉक्सीज का वार आप देख लो। इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान, खैर इसका इतना मामला इतना अड़ता नहीं है, खैर पाकिस्तान का तो फालतू नाम ले लिया मैंने। खैर पॉइंट यह है कि दुनिया में बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी की कंडीशन, क्लाइमेट चेंज की वजह से इकोनॉमिक डैमेज हो रहा है। ये सारी वजह से क्या होगा कि सप्लाई की प्रॉब्लम आ रही है। कोविड की वजह से आपको पता है कितनी प्रॉब्लम आई थी। तो ऐसे में आरबीआई के हाथ में केवल डिमांड को कंट्रोल ही करना है। लोगों के हाथ में अगर लिक्विडिटी की कमी आएगी तो ऑटोमेटिकली डिमांड कम होगी, और डिमांड कम होगी तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन भी कंटेन हो जाएगी। बट प्रॉब्लम जब सप्लाई साइड से हो जाती है ना, तो फिर आरबीआई कुछ नहीं कर सकता। ये भी एक फैक्ट है। तो इस तरीके से सवाल ये आता है कि क्या अभी गवर्नमेंट की तरफ से सवाल जवाब उठाए गए हैं। सवाल जो है वो आरबीआई की पॉलिसी पर है। बट एक चीज ध्यान रखना, यहां पर ये पार्टली ब्लेम किया गया, कंप्लीट ब्लेम नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि अभी बहुत सारी सर्कमस्टांसेस ऐसी बनी हुई है जो अनसर्टेनिटी का कारण बन रही है, और उसी के नतीजे में इंडियन जीडीपी लगातार डिक्लाइन का सामना कर रही है। ग्रोथ रेट में मंदी का बात नहीं है, ग्रोथ रेट थोड़ी कम आ रही है, जितनी एक्सपेक्टेड है उतनी नहीं। बट अगेन इसी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के सेकंड क्वार्टर में, जो कि आपका मार्च 31 को खत्म होगा, मार्च 31 2025 को, तो बोले इस सेकंड हाफ के अंदर फिर भी जीडीपी ग्रोथ रेट एक बार ग्रो करती हुई दिखेगी। तो इसके पीछे हम कारण समझेंगे कि क्यों ग्रो होगी, और अभी आरबीआई ने रीसेंट मीटिंग में क्या डिसाइड किया है, पूरा डिटेल में समझेंगे। बट आपको मैं बता दूं, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से जितने भी ऑन यूपीएससी कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं ना, उन सब पर आपको 80% तक ऑफ दिया जा रहा है, और ये ऑफर है आपका 31 तक वैलिड। तो ऐसे में आप अपनी 2025 में प्रिपरेशन को कैरी ऑन करना चाहें तो ये बेस्ट आपके पास में अपॉर्चुनिटी है कोर्सेज को अवेल करने की। और कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे से जुड़ सकते हैं सीधा इस टेलीग्राम चैनल को क्यूआर कोड स्कैन करके, जहां पर मैं कुछ अगर अपडेट दूं तो आपको मिल जाएगा क्विकली। अब देखो, बात ऐसी है, इंडियन जीडीपी की बात ऐसी है कि पिछले 7 क्वार्टर्स में स्लोवेस्ट पेस पे चल रही है।
आप खुद यहां पर देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2024 23-24 का जो साल था उसकी हम बात करें, उसका क्वार्टर फर्स्ट था, वहां पर आपको जीडीपी ग्रोथ रेट अच्छी खासी मिलेगी। फिर वहां से थोड़ी बढ़ी थी क्वार्टर थर्ड के अंदर, बट उसके बाद से लगातार डिक्लाइन देखने को मिल रहा है और अभी की पोजीशन कुछ ऐसी आ गई है कि हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट क्वार्टर सेकंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024-25 जिसको फाइनेंशियल ईयर 25 बोलते हैं, वहां पर हम 5% से कुछ ऊपर ही ग्रो कर पाए हैं। तो ये बड़ी चिंता की बात थी। इस बात को क्लैरिफाई करते हुए फाइनेंस मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है ना, उसकी तरफ से अपना मंथली इकोनॉमिक रिव्यू रिलीज किया गया, जिसके आधार पर यह कहा गया कि भाई आरबीआई की पॉलिसीज हैं वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण बनी हुई है। अगर हम आरबीआई की पॉलिसी की बात करें तो पिछली 11 कंसेक्यूटिव मीटिंग, वैसे देखा जाए तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उसकी मीटिंग साल में एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 4 बार होती है। इसका मतलब आप 3-3 महीनों के 4 क्वार्टर्स में डिवाइड साल को कर दो और हर 3 महीने में कम से कम एक मीटिंग होगी। इस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग जो लास्ट हुई है वो दिसंबर वाली हुई है, ठीक है, दिसंबर 2024 की, जिसमें आप देखेंगे कि पॉलिसी रेट को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने वही 6.5% पे रखी है लगातार 11 महीने से, ना ऊपर जाने दे रहे हैं ना नीचे जाने दे रहे हैं। और इसकी वजह से इसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉलिसी, इसका मतलब जो चल रहा है उसी को कंटिन्यू आप कर रहे हैं। बट शुरुआती अगर फेज की बात करें, जब कोविड आउटब्रेक हुआ था उसके बाद में तो बहुत ज्यादा रेपो रेट को रिड्यूस किया था, पॉलिसी रेट को रिड्यूस किया था, जिससे कि लोगों के हाथ में लिक्विडिटी रुपी आए और डिमांड बढ़े, जिससे कि मार्केट इकोनॉमी अच्छी बनी रहे। पर होता क्या है कि जैसे इकोनॉमी थोड़ा नॉर्मल फेज में एंटर होती है और लोगों के हाथ में पैसा आता है तो डिमांड एकदम से बढ़ी, बट कोविड की वजह से सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई थी ना, तो सप्लाई डिक्लाइन हो रखी थी और डिमांड एकदम से बढ़ गई, तो फिर आरबीआई के हाथ में कोई ऑप्शन था नहीं। ऐसे में उन्होंने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना शुरू किया। आप खुद देख लो कि मई 2022 से आप 2023 में आप पहुंचे, तब तक आपकी इंटरेस्ट रेट कितनी हो गई थी, 4% से बढ़कर के, और आपका वो पॉलिसी रेट 6.5% पे हो गया और पिछले 11 क्वार्टर्स में लगातार 6.5% मेंटेन कर रखी है। इस वजह से बोले मार्केट में लिक्विडिटी का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, ब्याज बहुत ज्यादा होने की वजह से लोग लोन नहीं ले रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा है। लोन नहीं लेंगे तो बोले डिमांड नहीं बन रहा, और जो क्रेडिट कहते हैं ना कि क्रेडिट रेशियो जो है हमारी इकोनॉमी का वो बहुत कम है अभी भी, ठीक है। इसके अलावा आरबीआई के द्वारा एक थोड़ा सा पुश किया गया है, जिसका आउटकम ये बताया जा रहा है कि 2025 का जो साल स्टार्ट होगा, ठीक है, इसीलिए हम बात कर रहे हैं सेकंड हाफ ऑफ 2024-25 की, कि सेकंड हाफ में इकोनॉमी थोड़ा बढ़िया परफॉर्म करेगी। क्यों? क्योंकि कैश रिजर्व रेशियो की जो रेगुलेशन है ना उसको थोड़ा इजी किया है, उसमें 50 बेसिस पॉइंट का रिडक्शन करते हुए अब इसको 4% पे ला दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि बैंकों के पास में जितना भी पैसा होगा अब उसमें से पहले 4.5% तक उनको सीआरआर के फॉर्म में रखना होता था, अब वो अमाउंट हो गया केवल 4%। इसका मतलब बैंकों के पास में अब और लिक्विडिटी बचेगी जो कि वो क्रेडिट के तौर पे, लोन के तौर पे दे पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पर थोड़ा इकोनॉमी को बूस्ट कर सकेगी। वहीं पर आरबीआई ने अपनी जो भी मनी मार्केट जो होता है, मनी मार्केट का मतलब सिंपल होता है, देखो जैसे आप एक तरीके का फाइनेंशियल सेक्टर है जहां पर शॉर्ट टर्म बोरोइंग और लैंडिंग होती है, उधार लेना उधार देना, ठीक है, जिसमें बैंक हो गए, गवर्नमेंट हो गई, कॉर्पोरेट सेक्टर हो गए, जो अपने छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, छोटे टर्म के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। इसका मतलब सिंपल है, हाई लिक्विडिटी और शॉर्ट मेच्योरिटी का ट्रेड जहां पर होता है उसी को मनी मार्केट बोल देते हैं। इसके अंदर ट्रेजरी बिल, आपके कॉमर्शियल बिल्स हो गए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हो गए, कॉमर्शियल पेपर हो गए, जिनका टेन्योर मोरलेस मेच्योरिटी का 12 महीने से कम मिलेगा आपको, मोटा मोटा अगर मैं बताऊं तो उनके आधार पर आप अपनी रिक्वायरमेंट, लेन देन जो भी करते हो, उसमें क्या होता है कि मार्केट में अगर लिक्विडिटी ज्यादा है तो आरबीआई इनका यूज करते हुए एब्जॉर्ब भी कर लेता है मार्केट से। भाई सीधी बात है, अगर आरबीआई को लगे कि मार्केट में रुपी बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है, डिमांड बहुत ज्यादा बन रही है, तो आरबीआई क्या करेगा, अपनी तरफ से इन इंस्ट्रूमेंट को रिलीज करके और मार्केट से मनी को एब्जॉर्ब कर लेगा और बोल देगा कि मेच्योरिटी के बाद में हम आपको रिटर्न देंगे। पर तब तक रुपया कम से कम आरबीआई ने एब्जॉर्ब तो कर लिया, इकट्ठा कर लिया, मार्केट से निकाल लिया, है ना, तो वो डिमांड ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। तो इस चीज में यहां पर इसके रेगुलेशन के लिए जो इंटरेस्ट रेट फॉलो की जाती थी, पहले यूज होती थी मुंबई इंटर बैंक आउटराइट रेट, जिसको मिबोर बोला जाता है, ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं मिबोर। अब उस मिबोर को रिप्लेस करवा दिया गया है ऐसे सिक्योर्ड ओवरनाइट रुपी रेट से। अब इसमें फर्क क्या है, मिबोर में तो क्या था, जो बैंकों के बीच में लेन देन होता था ना, है ना, ओवरनाइट, मान लो कि मेरे पास में पैसे नहीं है, मैं आईसीआईसीआई हूं, आप एसबीआई हो, पैसा लेन देन कर लिया, तो वो कहीं ना कहीं एक
वोटिंग के आधार पर डिसाइडेड इंटरेस्ट रेट के आधार पर होता था, पर अब यहां पर जैसे ही ये सिक्योर्ड ओवरनाइट रुपी रेट वाला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है ना, इसमें क्या होगा कि जो भी इंटरेस्ट रेट होगी, जो भी लेन देन होगा इन मनी मार्केट के अंदर, जैसे मैंने अभी बताया आपको, तो उसमें आप क्या करोगे कि जो स्टैंडर्ड लेन देन हो रहा है उसके हिसाब से, मतलब ट्रेड जो हो रहा है उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट डिसाइड होगी। इसका मतलब यहां पर अब मार्केट के साथ में कनेक्टिविटी आरबीआई ने फाइनली कर दी है। नहीं तो पहले क्या होता था कि बैंक्स खुद मिलकर के एक तरीके से पोलिंग होती थी कि हाँ भाई डिसाइड कर लेते हैं, हाँ ये इंटरेस्ट रेट बेस्ट है, ये ठीक है, चलो ठीक है। ऐसे में अब देखो जीडीपी की प्रोजेक्शन की बात भी करें तो वो कोई जमाने में 7.2% बताई गई थी फाइनेंशियल ईयर 2025 की, अब वो घट करके 6.6% आ गई है। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमारे लिए कंसर्न है, इसी वजह से ये पूरा मामला भी हाईलाइट भी हुआ है। इसके अलावा हम नोटिस करें इन्फ्लेशन तो 4.8% तक रह सकती है, जो कि आरबीआई की टॉलरेंस रेंज में तो है, बट जो मेन टारगेट है 4% का उससे तो ज्यादा ही है ना। पहले 4.5% का ही सोचा हुआ था। अब देखो बात ऐसी है, कुछ चेंजेस हो रहे हैं जिनकी वजह से हो सकता है कुछ वेरिएशन देखने को मिले। एक तो क्या है, शक्तिकांत दास जी जो थे उन्होंने लगातार 11 महीनों से, मैंने बताया आपको, पॉलिसी रेट को बिल्कुल चेंज नहीं किया। अब उनकी जगह पर आरबीआई के गवर्नर आ चुके हैं, संजय मल्होत्रा जी। तो उनसे एक्सपेक्टेशन ये है कि आरबीआई की जो रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स ले रखे हैं, जो पॉलिसी रेट को रिड्यूस नहीं करे, तो वो कर देंगे, इंटरेस्ट रेट को थोड़ा सा ईजी कर देंगे, तो वो चांसेस है। और अब इनकी अध्यक्षता में एमपीसी की मीटिंग होने वाली है फरवरी 2025 में, तो तब तक देखने वाली बात है क्या होता है। दूसरा, आरबीआई ने सीआरआर को तो ऑलरेडी रिड्यूस कर दिया, उसकी वजह से थोड़ा सा बेनिफिट हो सकता है। वैसे देखा जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से बार बार रिक्वेस्ट किया गया था कि भाई इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर दो, इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर दो, बट माने नहीं आरबीआई के गवर्नर या फिर एमपीसी, तो इस वजह से कुछ फर्क नहीं पड़ा। बट अगेन जीडीपी ग्रोथ रेट डिक्लाइन कर गई। पर 2025-26 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें बता रहे हैं कि हमारे लिए थोड़ा ब्राइट है। क्यों? क्योंकि हमारी डोमेस्टिक फंडामेंटल्स है ना वो इंप्रूव हुए हैं। जैसे कि नंबर 1 में अगर बताऊं तो रूरल इकोनॉमी में जो 2 व्हीलर 3 व्हीलर या ट्रैक्टर्स की डिमांड है वो बढ़ी है। अगर हम अर्बन इकोनॉमी की बात करें तो एयर पैसेंजर्स जो हैं उनका ट्रैवल बढ़ गया। इसका मतलब पैसा खर्च करने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ रही है धीरे धीरे। इसके साथ साथ में ये भी बताया जा रहा है कि 2025-26 के लिए जो बजट आएगा उस बजट में गवर्नमेंट पे लगातार प्रेशर बना हुआ है कि वो टैक्स रिड्यूस करे इनकम पे जो लगता है। इससे क्या होगा, टैक्स रिडक्शन होने के चांसेस से कि भाई लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ेगी, तो जीडीपी को वो भी एक पुश मिल जाएगा। बट अगेन यहां पर कुछ कैविएट्स हैं, कुछ कंसर्न्स हैं, अनसर्टेनिटीज हैं। एक तो दुनियादारी में कितनी लड़ाइयां चल रही, कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। दूसरा, इसके अलावा जो इंटरनेशनल इकोनॉमी के अंदर जो एडवांस्ड इकोनॉमीज है, जो ऑलरेडी सेटल्ड है भाई, वो क्या करते हैं अपनी इकोनॉमी के अंदर कुछ भी वेरिएशन लेकर के आते हैं तो उनका असर सीधा आता है। जैसे अगर यूएसए के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी जाती है तो उसका असर हमारे यहां पर सीधा पड़ता है, हमारे रुपए पे। सीधी बात है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो डॉलर का सर्कुलेशन मार्केट में रिड्यूस होगा, और रुपी अगर मोरलेस वो का वो मेंटेन्ड है तो रुपी की वैल्यू ऑटोमेटिकली डाउन चली जाती है। और यही कारण है कि रुपया जो है वो 85.2650 की रेंज में आ चुका है एक डॉलर के कंपैरिजन में। तो ये भी हमारे लिए बड़ा कंसर्निंग है। पर एक चीज यहां पर हमें देखना है कि इंपोर्ट्स तो नो डाउट हमारे महंगे पड़ेंगे, क्योंकि $1 के कंपैरिजन में हमें बहुत सारा रुपी पे करना पड़ेगा। बट एक्सपोर्ट में हम इसका अगर बेनिफिट उठा ले तो वो और अच्छा एक पॉइंट बन सकता है। तो इस तरीके से ये सारी इक्वेशन जो है वो उलझी हुई है। इसमें मॉनेटरी पॉलिसी का क्या रोल था वो हमें देखना था, वो हमने देख लिया। बाकी फिस्कल पॉलिसी के हिसाब से बजट आएगा तब और क्लियर हो जाएगा कि कहां गवर्नमेंट स्टैंड कर रही है, क्या करना चाहती है। अब आप लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि इन चारों में से कौन सी टर्म इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को फुलफिल कर रही है, अच्छे से बताना। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच।